उन्होंने कहाँ तक किया था ये? अच्छा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी ये भी देख लिया था हम लोगों ने। क्या है दो तरीका बेस्ट करने के लिए? एक तो डिस्काउंट दे दो और दूसरा सेम प्राइस चार्ज करो बाय गिविंग मोर क्वांटिटी या फीचर्स और क्वालिटी। क्लियर? ओके। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, या ये था ना हमारा डिस्कशन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं किया ना हमने? ओ हो, ये भी बहुत मजेदार है। हम लोग है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो चलो स्वॉट बहुत छोटा है। स्वॉट एनालिसिस तो आज का टारगेट है ना जाने से पहले, तीन है, तीन। एक स्वॉट एनालिसिस, एक सीसी कोर कॉम्पिटेंसी, तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 90% चैप्टर खत्म हो गया फिर। ये तीन चीज करना है अपने को। तो सबसे पहला क्या है? स्वॉट एनालिसिस आप लोगों को भी है। ठीक है, डन। तो आ जाओ आप लोग नोटबुक में, लिखो। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ आप लोगों को? लिखो, बट कुछ तो लिखो, ऐसा लगना चाहिए लिखा है। लिखो लिखो। पहले लिखो पेज नंबर 3.22। लिखो ना स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, फुल फॉर्म तो मेरे हिसाब से सबको ही मालूम है। व्हाट इज एस? नेक्स्ट, नेक्स्ट, थ्रेड। और इसमें आप लोगों को पे कम पे करने बोलो तो आप लोग एक्सपर्ट ही हो। सो नहीं, सो इसमें ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है ना, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है ना, वो इंटरनल टू द फॉर्म है। इंटरनल। और ये आपका होता है एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल के अंदर। अच्छा, इसमें जगह बड़ा रखना। एक है स्ट्रेंथ, एक है वीकनेस, एक है अपॉर्चुनिटी, और एक है, तो अपना जो ताकत है फॉर्म के अंदर, वो अपने लिए स्ट्रेंथ है। अपना जो ताकत है बाहर वालों को, मतलब मेरे को बाहर से कुछ कैप्चर कर सकता हूँ, तो वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। जो मेरा देखो, जो मेरा बेनिफिट है घर पे बेनिफिट, वो स्ट्रेंथ, और जो बाहर का बेनिफिट वो अपॉर्चुनिटी। जो घर का तकलीफ वो वीकनेस, और जो बाहर का तकलीफ वो मेरे लिए थ्रेट। आएगा समझ में? तो लिखो ना ये स्ट्रेंथ। एस के नीचे लिखो स्ट्रेंथ। एस के नीचे लिखो ना, एस के नीचे लिखो स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट केपेबिलिटी। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ पहले फटाफट एकदम। एक मिनट पहले सबको डायग्राम हो जाने दो ये। अब एस के नीचे लिखो स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट केपेबिलिटी। वीकनेस में लिखो वीकनेस इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस। लिखा? और ओ में लिखो अपॉर्चुनिटी इज एन फेवरेबल एनवायरमेंट। और थ्रेट में लिखो थ्रेट इज एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट।
एक मिनट ध्यान दो प्लीज। अपन एक रियल लाइफ समझ लेते ना, एक रियल लाइफ मैकडी का स्वॉट एनालिसिस। मैकडी का स्वॉट एनालिसिस, मैकडी का स्वॉट एनालिसिस मतलब मैकडी का स्ट्रेंथ जो इंटरनल है, क्या क्या ताकत है जरा मैकडी का देखे क्या। सबसे पहला मैकडी का ताकत क्या है, सबसे पहला द सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट नेटवर्क सर्विंग कस्टमर्स इन ओवर 120 कंट्रीज। इसका मालूम है स्टोरी क्या है मैकडोनल्ड्स का, मालूम? हाँ, एक्सीलेंट। टू ब्रदर्स थे, उन्होंने ना ये वड़ा पाव चालू किया। ये उधर का वड़ा पाव है और ये अपना इंडिया का वड़ा पाव है। अपना इंडिया का वड़ा पाव जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं, और ये उधर का है। तो ये टू ब्रदर्स है ना, उन्होंने मैकडोनल्ड्स का कंसेप्ट चालू किया था। तो मैकडी का कंसेप्ट ये उन्होंने चालू किया था। उसके बाद एक थर्ड पर्सन था, क्या नाम है उसका, एक रॉक। सो उसने क्या किया मालूम है, उसने बोला कि मुझे ना आपका बिजनेस ना, उसने पहले देखा कि यार क्या बिजनेस चलता है, मैकडी का क्या बिजनेस चल रहा है। तो उसने उनको जाके क्या बोला कि आप मुझे फ्रेंचाइजी दोगे क्या ऑपरेट करने के लिए। तो लोगों ने बोला यस, और उसको फ्रेंचाइजी दे दिया और उसने चालू किया, खूब पैसा कमाया। उसने फिर से गया और भी उसको अलग अलग जगह पर फ्रेंचाइजी चालू करना था उस पर्सन को। तो जो मेन दो ओनर है ना, उसने क्या बोला मालूम है, अगर तेरे को फ्रेंचाइजी इतना ही डालने का है ना अलग अलग जगह, एक काम कर ये बिजनेस खरीद ले। देखो अमाउंट अभी याद नहीं, मुझे याद नहीं, बहुत पहले देखा था ये। तो मैं ऐसे जस्ट नंबर थ्रो कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल मैं आईएनआर में बोल रहा हूँ, 50 लाख मैं उसको अपना बिजनेस दे दिया वो टाइम पे। बोला कि एक काम करो तू 50 लाख रुपीज दे दे हम लोग को और मेरा बिजनेस तू ले ले अभी से। वो पर्सन ने 50 लाख का बिजनेस लिया एंड आज है ना सेकेंड लार्जेस्ट रेस्ट ये है। मतलब उसका टर्नओवर है ना, टर्नओवर आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। टर्नओवर ऑफ क्या हो गया, मैकडी वर्ल्ड वाइड इन आईएनआर। ओहो, द इंडियन, इंडिया का रेवेन्यू बता रहा है सिर्फ वो। इंडिया का रेवेन्यू कितना बोल रहा है वो भी सितंबर का कुछ आया है 1700। ये तो बहुत कम फिगर दिया उन्होंने। 22 बिलियन, ओवर 22 बिलियन। सोचो इतना इतना ज्यादा पैसा किसने कमाने को चालू किया मालूम है, वो पर्सन जो फ्रेंचाइजी बेच बेच के कमा रहा था। मतलब उसका विजन कितना स्ट्रांग था कि ये जो वहां का वड़ा पाव है ना, हम लोग सब जगह पे बेच सकते हैं ऑल ओवर कंट्री। बट अपने इधर कैसा हो जाता है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट को ना बेचने को अरे अजीब लगता है, अरे यार वहां पर कैसा बेचे, यहाँ पर कैसा बेचे। बट उन्होंने फिर ऑफकोर्स उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब किया। तो ये स्टोरी है टू ब्रदर्स ने चालू किया था बट उसको कंटिन्यू किसी और ने कर लिया है। ये स्टोरी है मैकडी का। तो एनीवेज हम लोग कहाँ पर है, मैकडी के स्ट्रेंथ वीकनेस में। तो सबसे पहला मैकडी का स्ट्रेंथ क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये डिटेल देख लो ना, उसका इधर भी तो है नेट रेवेन्यू। तो नेट प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट है ये। वर्ल्ड वाइड 40,000 रेस्टोरेंट्स इन 120 कंट्रीज। क्रिस केम्जिनी, एम्प्लॉयज इतने, चलो ठीक है। अभी स्ट्रेंथ देखे एक बार, स्ट्रेंथ लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट नेटवर्क सर्विंग इन ओवर 120 कंट्रीज, ये इसका स्ट्रेंथ है। मतलब इतना फैला हुआ बिजनेस है इसका, 120 कंट्रीज में सर्व कर रहा है, ये इसका स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेंथ क्या है, द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, यस और नो। इट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज, मतलब हर एक को मैकडी, तो बच्चे बच्चे को मैकडी पता है, अद्वित को मैकडी पता है। क्लियर। सिस्टम अलाइनमेंट एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, एक्सीलेंट। जोग्राफिकली मतलब हर जगह पर मिलेगा आपको ये। फोकस ऑन इंप्रूविंग कस्टमर, जैसे वो लोग ऐप लाते, फास्ट सर्विस, बहुत सारी चीजें लोग करते रहते कस्टमर्स के लिए। द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग बजट अमंग कॉम्पिटिटर्स तो ये सब इनका स्ट्रेंथ है।
ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, जो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो सोचा एक रियल एग्जांपल देख लो कि स्ट्रेंथ वीकनेस लिखना कैसे होता है। वीकनेस, इसका वीकनेस भी देखो ना क्या है, मैकडी का वीकनेस, द रेप्यूटेशन ऑफ अ चीप प्लेस टू ईट एट, मतलब जैसे कि फास्ट, आपको मालूम है मैकडी में ये मतलब ये एक ने डाला था इस पे भी रील्स कि मैकडी इतना चलता है, बट आपको मालूम है मैकडी में ना एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो जंक फूड नहीं बोला जाएगा। एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, सारे के सारे उसके ना जंक फूड्स है, सारे के सारे, सारा अनहेल्दी फूड है, सारा अनहेल्दी फूड है। टू कॉम्प्लेक्स मेन्यू स्लोइंग डाउन ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी। अब टू कॉम्प्लेक्स मेन्यू स्लोइंग डाउन ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी मतलब क्योंकि दे आर डीलिंग इन सो मेनी वैरायटीज, कितने सारे चीजें उसके पास। क्या हुआ था जब स्टार्ट हुआ था ना, वो टू ब्रदर्स ने जब चालू किया था ना, और जब इसने टेक ओवर किया, तभी वो लोग ना 3 से 4 चीजों में डील करते थे। बर्गर रहेगा, फ्रेंच फ्राइज रहेगा, कोक रहेगा, बस। बर्गर में वैरायटी, फ्राइज में वैरायटी, और सब कस्टमाइज, सब अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है, क्योंकि आलू आलू ये सब इधर चलता है। वो मैक महाराजा, जैसे मैंने बताया था, महाराजा इधर है, महाराजा उधर नहीं है। ये मैक स्पाइसी, मैक स्पाइसी बने, उधर कुछ स्पाइसी कोई खाता नहीं है फॉरेन में, तो ऐसा नहीं है कि उधर कुछ मसाला वसाला डाल के मिलेगा। तो इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉम्प्लेक्स मेन्यू, वो बोला डिसएडवांटेज, वीकनेस है उनका, वीकनेस। ये सब वीकनेस मतलब इंटरनल वीकनेस है ना। थर्ड क्या बोला, लैक ऑफ फोकस ऑन इंप्रूविंग। अभी आप हाइजीन वाइज मत जाना, लैक ऑफ फोकस ऑन इंप्रूविंग फूड क्वालिटी मतलब हेल्थ वाइज। क्या आया समझ में, हेल्थ वाइज मेयोनीज भी ऐड करके देते हैं कि अगर सामने वाला मर रहा नहीं है तो जल्दी अटैक आना चाहिए, ये लो मेयोनीज एक्स्ट्रा। आजा नहीं, अच्छा क्या नहीं हो रहा, डबल चीज लो, डबल चीज भी है इसके पास ऑप्शन, डबल चीज एक्स्ट्रा मेयो के साथ देंगे। आपको जल्दी जाना है तो एक्स्ट्रा मेयो के साथ मिलेगा आपको। लार्ज डेट मतलब इसका कभी बैलेंस शीट देख लेना, अभी हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करते, इसका बैलेंस शीट देख लेना, आपको समझ में आएगा ये इसका वीकनेस है। एक बार इसका अपॉर्चुनिटी मतलब बाहर अपॉर्चुनिटी क्या क्या अवेलेबल है, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ होम डिलीवरी इन यूएस एंड अदर मेजर इंटरनेशनल मार्केट, वहां के लिए बोला है। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर मोबाइल ऑर्डरिंग एंड पेमेंट ऐप, लोग चालू करते बट बंद भी करते थे बीच बीच में। ओ ऐप इन ऐप, ऐप में ऑफर्स चलते रहता है, तो उन्होंने वही बोला, वो इनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा अट्रैक्ट होते क्या उससे, आंसर इज यस, बराबर है ना। अरे आप लोग भी गए थे तभी ऐप ही यूज किया था ना, याद नहीं है। अच्छा हाँ ओके ऐप यूज किया था, ऐप यूज किया था। द डिमांड फॉर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, जो लोग करते नहीं है, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि मे बी, जैसे कि सबवे वाला, पता है सबवे, लेकिन अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है ना तो वो एक बार का प्रीफर कर लेता है, क्योंकि क्या है कि ब्रेड्स में उन लोग के पास कैटेगरी है, फिर वो लोग कस्टमाइज भी करते हैं ब्रोकली डाल के एक्सेट्रा, आप उसको बोलो वैसा बना के देगा वो। तो इनके पास भी ना अपॉर्चुनिटी वो करने का, क्योंकि जो स्पेशली जिम वगैरह जाता है ना, वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैकडी नहीं, अनहेल्दी, उससे अच्छा मैं क्या खाऊंगा, सबवे में से खाऊंगा, सबवे बेटर है। तो वो एक क्राउड चला जा रहा है इनके पास से, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी वो क्राउड अट्रैक्ट करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एक्विजिशन ऑफ स्मॉलर ग्रोइंग फास्ट कैजुअल चेन्स, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन, ठीक है चाइना, चाइना से तो कभी कुछ होएगा नहीं इनका। थ्रेट इंटेंसिफाइंग कंपटीशन, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बोला है ठीक है कि अपने इधर क्या कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक के बाद दूसरा, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल है ना, लोकल नॉर्मल जो वो बाखड़ा डाल के रखता है ना, वो भी बर्गर चालू किया बेचने को, वो भी चालू किया है। तो बोला है कंपटीशन, कंपटीशन कुछ नहीं, जितना लोग उधर आते थे ना उतना ही लोग आएंगे। हाँ बट क्या है, अपने इधर फटाक से कॉपी मारते हैं। आजकल नॉर्मल भी, जो पानीपुरी वाला उसने भी बर्गर चालू किया बेचने को, बराबर है, और काफी अच्छे हद तक बना भी लेते हैं लोग। न्यू फूड सेफ्टी एंड वर्क रेगुलेशन, अगर ये आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा इनको, ये थ्रेट है जो है नहीं अपने इधर। अगर एक आ गया कि ये लेवल, एक कुछ पैरामीटर्स आ गया कि ये लेवल के ऊपर अपने को नहीं प्रोवाइड करना है, फूड इंडस्ट्री को आ गया,
तो इनका बिजनेस गया, क्योंकि सबसे अनहेल्दी ना ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर, तो एक्चुअल में वापस से बोल रहा हूँ ना, सब मन का कहानी है। फास्ट फूड के लिए अपने इधर स्पेशली मुंबई बोलूंगा, कभी डिक्लाइन नहीं हो सकता है फास्ट फूड के लिए डिमांड। लेकिन वो क्या बोल रहा है मालूम है, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हेल्थ डिट्योरेट हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा, मतलब कोई लोग डिसएग्री भी करेंगे, नहीं सर अभी हो रहा है, अवेयरनेस चालू किया है, लोगों ने ध्यान रखा है ये सब चीजों का। बट मैं बोलूंगा 10 में से ना 1 से 2% लोगों ने ध्यान रखा है, 8 से 9% क्या बोलते हैं मालूम है, चलेगा ना, देखा जाएगा बाद में। बट उन्होंने क्या बोला मालूम है, लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला है कि लोग है ना फास्ट फूड को अब क्या कर रहे हैं मालूम है, अवॉइड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऐसा बोला है। तो ये 3 झूठा बात भी याद रख लेना आपको। अब बुक में आओ, बुक में देखो क्या बोला है। बुक में जो एक एग्जांपल दिया ना, ये आई डोंट नो क्यों, ये एक लॉ फर्म का दिया है। एक ऐसा कुछ फूड चेन वाला पकड़ के देते थे ना, या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई देते थे तो मजा आता था। जैसे मैंने आपको गूगल किया ना, आप लॉ फर्म का गूगल मारो, यही मिलेगा आपको। तो लॉ फर्म का स्ट्रेंथ देखो ना, क्या बोला है स्ट्रेंथ। एक लॉ का फॉर्म है, लॉ का फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म, तो मल्टीपल पार्टनर्स विथ वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज। कोई क्रिमिनल केस में एक्सपर्ट है, कोई मर्डर केस में है, कोई अलग अलग, बराबर है। तो ये एक एडवांटेज है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस एग्रीमेंट, तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रहा है। सर्विंग अक्रॉस 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इतना वाइड बिजनेस है, सेम मैकडी का जैसा बात कर रहे हैं, सर्विंग 120 कंट्रीज, सिमिलर है। वीकनेस में क्या बोला है, रन बाय, मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने। नो ऑटोमेशन ऑफ वर्क, कहना इसे सेम है, सिमिलर पॉइंट है। अच्छा ये सब घर का प्रॉब्लम है, बराबर है ना, ये सब घर का प्रॉब्लम है। नॉट एवरी एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर, यहाँ पर लॉ फॉर्म है तो कैसा होगा। अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑटोमेशन, जो वीकनेस है वही अपॉर्चुनिटी बन जाता है हमारा। स्टार्टअप कैन बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी करो, कहना इसे इसी से कनेक्टेड पॉइंट है जो वहां से आया हुआ है, वीकनेस है। थ्रेट, ऑनलाइन प्लेयर्स एंटरिंग इनटू द मार्केट, एआई बेस्ड सोल्यूशन एंड एप्लीकेशंस, वो कुछ हद तक हेल्प हो सकता है कि अपने को कुछ, अभी क्या होता है कि कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह चाहिए तो आजकल लोग है ना ऑनलाइन ही खुद ही निकाल लेते हैं एआई से। प्राइस पॉइंट ऑफ ऑनलाइन बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव, कोई भी चीज ऑनलाइन है ना सस्ता है, कोई भी चीज ऑनलाइन सस्ता है। स्पीड ऑफ वर्क बिकम फास्टर बाय डे, सब जगह हो रहा है वो। तो ये एक एग्जांपल दिया है, ये सबका थ्रेट है। तो यहाँ पर देख लो, मार्क कर लो, SWOT analysis is the analysis of business strength, weakness, opportunities and primary objective। क्या बोला है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फुल अवेयरनेस ऑफ ऑल फैक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्व इन द मेकिंग बिजनेस डिसीजन। मतलब ओ बिजनेस, आपको बिजनेस कोई भी शुरू करने से पहले स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस कर लो मतलब आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका क्या स्ट्रेंथ रहेगा, आपका क्या वीकनेस है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है और आपको किस चीज का थ्रेट है, ये पहले आइडेंटिफाई करने का और फिर उसके बाद चालू करने का। आगे क्या बोला उसमें, SWOT एनालिसिस शैल बी इंप्लीमेंटेड बिफोर, जो मैंने बोला ना पहले, इट शुड बी इंप्लीमेंटेड बिफोर ऑल कंपनीज एक्शन, whether it is exploring a new initiative, revamping internal policies, etc. etc. One shall also use SWOT analysis to discover recommendation and strategies. Discover recommendation and strategy with a focus on leveraging strength. Leveraging मतलब getting benefit. Leveraging strength and opportunities to overcome weakness and threat. ये सेंटेंस है ना बार बार आता रहेगा, ये सेंटेंस को याद कर लो। क्या, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज देखना है टू ओवरकम क्या, वीकनेस एंड थ्रेट।
सिंस इट क्रिएशन स्वॉट हैज बीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिजनेस टूल, ये एक बिजनेस टूल्स है विच इज यूज्ड बाय द बिजनेस ओनर टू ग्रो देयर कंपनी। ये भी सेंटेंस याद रखना प्लीज, बहुत इजी है। स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि किसको कुछ मालूम नहीं ना वो ये जरूर कर लेता है, किसको कुछ मालूम नहीं ना ये स्वॉट एनालिसिस है ना क्रिकेट मैच में भी यूज होता है। तो क्रिकेट मैच के हिसाब से हम लोग बात करेंगे एक बार। तो क्रिकेट मैच के हिसाब से अगर मैं बोलूं आपको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए स्ट्रेंथ क्या होगा, आप लोग बोलो ना स्ट्रेंथ, बोलो इंडियन क्रिकेट टीम का स्ट्रेंथ। हाँ बैटिंग, तो बैटिंग बोल दे स्ट्रेंथ। सी एम्बिग्यूटी होगा नो डाउट, बोलेगा नहीं नहीं सर बैटिंग में ये किधर करता है, अरे ये वो ठीक है, बट इन जनरल अगर बात करें तो बैटिंग इज स्ट्रेंथ। तो वीकनेस क्या इंडिया का? हाँ हाँ, तो फील्डिंग या फिर फिटनेस बोल दे, ये सबसे बड़ा वीकनेस है। अच्छा सुन लो ना, अभी इंडियन क्रिकेट टीम उनको अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट, तो मुझे बताओ। अपॉर्चुनिटी का बात करें, अपॉर्चुनिटी, अच्छा अभी उल्टा मैं पूछता हूं, बाहर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या इंडियन टीम की तरफ? कोई भी एग्जांपल। हाँ फील्डिंग में भगाओ, अच्छा मतलब आप मैच शायद देखते नहीं इसलिए आप शायद ऐसा बोल रहे हो, जो प्रैक्टिकली ये ठीक साउंड नहीं हो रहा, मजा नहीं आया सुन के। मतलब जो क्रिकेट खेलता है एटलीस्ट तुम लोग बोलो तो सही, क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर आज आप एग्जांपल आज ऑस्ट्रेलियन हो तो क्या अपॉर्चुनिटी है? आप इंडिया का अपने स्ट्रैटेजी तैयार किया है, वर्ल्ड कप के पहले स्वॉट एनालिसिस 100% किया है, 100%। क्या किया था स्वॉट एनालिसिस वर्ल्ड कप के पहले, याद करो ना 19 नवंबर। हाँ नहीं याद करना हो। अच्छा जैसे कि एक एग्जांपल, आई डोंट नो आप लोग एग्री करोगे कि नहीं करोगे, विराट कोहली जब बैटिंग में आएगा ना, क्या करने का? स्पिनर को डाल दो, बराबर ना? क्योंकि विराट कोहली इज वीकर अगेंस्ट स्पिनर, ये जनरल थॉट है। तो विराट कोहली के टाइम पे स्पिनर चाहिए। अच्छा सूर्य कुमार यादव के सामने फास्ट नहीं डालने का, स्लोअर बाउंसर डालते रहो, क्योंकि उसको एक आते हाँ हाँ उसके सामने बाउंसर डाल दो, और केएल राहुल के सामने कैसा भी डालो मारेगा ही नहीं, वो सिर्फ प्लेट ही करने वाला है। तो देर वर सम, कैन आई से अपॉर्चुनिटीज। अच्छा थ्रेट, हाँ तो बाहर वालों को, हाँ स्टार्क, तो स्टार्क थ्रेट था, बराबर है। तो एनीवे समझ गया। तो मुझे क्या बोलना है, मैं ये स्वॉट एनालिसिस सब लोग करते हैं, एक क्रिकेटर लोग भी हर मैच के पहले करते हैं, और स्पेशली बड़े बड़े मैच के पहले। अरे आप लोग अगर ड्रीम 11 नहीं लगाना चाहिए ड्रीम 11 में, बट जो ड्रीम 11 में खेलता है तो वो शायद है ना क्रिक बस में ना, क्रिक बस मालूम है क्या है? उस ऐप में ना अगर आप जाके एक बार पढ़ोगे ना तो वो लोग है ना स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजीज किसने किया, स्ट्रैटेजी देखा है कभी कि पिच ये है, इसके सामने ये अच्छा खेलता है, इसके सामने ये रिकॉर्ड है, क्रिस गेल को इसने इतने टाइम आउट किया है, तो देर आर सम। तो हाँ तो वो सब है ना एनालिसिस देते हैं, एनालिसिस, तो वो सब ही तो स्वॉट एनालिसिस है, कि इसके सामने ये इतने बार आउट हुआ है, इसके टाइम पे ये इतने बार कैच आउट हुआ है, या इसके टाइम पे इसका एवरेज बहुत अच्छा है। क्लियर प्रेडिक्शन जिसको बोलो, वॉट एवर, स्वॉट एनालिसिस, ये क्लियर? Since its creation, SWOT has been the most widely used tools for business owners to grow their companies. Sometimes it's wise to perform SWOT analysis just to check on current landscape of your business to improve the business operations and the needs. The analysis can be shown as follows: strength, weakness, ये आप लोग डायग्राम। अच्छा सुन लो ना, दो चीज आपको एसएम में हर बार करना ही करना है। आप कहानी लिखते हो वो तो ठीक है, जहां जहां मॉड्यूल में डायग्राम है ना, एक्सपीरियंस को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्वॉट एनालिसिस, ये बना के ही आना है, आपको ये बना के ही आना है। दूसरा एग्जाम्पल्स लिखते जाना है मतलब आपको ये बताना है कि आपको प्रैक्टिकल आइडिया भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। आप अपना जो एग्जाम्पल्स है वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, या बुक का भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में स्ट्रेंथ आ गया, वीकनेस आ गया, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज आ गया, थ्रेट आ गया ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन
और ये वाला क्या है आपका, हार्मफुल है। डन। कुछ है ही नहीं इसके बाद, और क्या पढ़ना है इसके अंदर, हो गया, खत्म हो गया स्वॉट एनालिसिस। स्कैनर में से क्वेश्चन देख लेना, समझ जाएगा। एक मिनट, बेनिफिट भी कुछ तो लिखा है, ये भी देख लो। बेनिफिट ऑफ दिस एनालिसिस, it identifies the complex issue for an organization and puts them into a simple framework। क्या आइडेंटिफाई करता है, कॉम्प्लेक्स इशू, डेंजरस कोली आइडेंटिफाई कर लिया, पुट देम इनटू अ सिंपल फ्रेमवर्क, सेंड स्पिनर, खत्म। आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको किस चीज से खतरा है, उस खतरे को टैकल करना, बिकॉज इसीलिए तो स्वॉट एनालिसिस करना है। आप खतरा आइडेंटिफाई कर लो और उस खतरे का सोल्यूशन देख लो क्या है। While on the other hand, one of the major criticism of this tool is that it does not generally provide for evaluation, ये जो हो ही नहीं सकता है कभी, बराबर है ना, it does not provide for evaluation of strength, weakness, opportunities and threat in a competitive context, तो ये कभी हो नहीं सकता है। Therefore an organization uses SWOT analysis tool and it should consider relative competitors and external factors affecting the organization, although simple tool blah blah blah, ठीक है, इतना याद रख लेना, मोर देन इनफ। ये क्लियर है। स्वॉट एनालिसिस में क्या करना है आपको, जो ऊपर जो दो तीन है ना, ये लिख लेने का, ये डायग्राम बना दो, एक एग्जांपल लिख लो, बस हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आया तो भी 4 से 5 मार्क आएगा, दैट्स इट। और इसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। क्लियर, नोटबुक ओपन करो फास्ट फटाफट, हेडिंग लिखो कोर कॉम्पिटेंसी, हेडिंग लिखो कोर कॉम्पिटेंसी। 3.18 कोर कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले ना आपको मैं जनरल डिफरेंस बता देता हूं, एक एक कोर कॉम्पिटेंसी और दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप मुझे बताओ ना, नाम से क्या फर्क लग रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। एक एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके नीचे है, स्वॉट के नीचे है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोनों में फर्क क्या लग रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिफरेंस समझ लो, फिर हम लोग एक के अंदर घुस जाते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस समझ लो ब्रॉड में, दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपके पास ऐसा कुछ फीचर्स है जिसमें आपको ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, जिसमें आपको ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, आज मैं आज मैं खाने का प्रोडक्ट, आज मैं ना पालक पनीर बना रहा हूं, एंड मेरे पास ना एक रेसिपी है जिससे ना पनीर है ना एकदम मलाई पनीर लगेगा, सॉफ्ट। तो कैन आई से आई हैव एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर मेरे इधर खाएंगे ना लोग तो मेरे इधर ही आएंगे। आई हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ना आप है ना आगे रहोगे एकदम लोगों से। व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी देन, कोर कॉम्पिटेंसी इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, फिर वो बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, ये हमेशा शायद नहीं रह पाएगा आपके पास। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना कुछ टाइम के बाद है ना कॉपी हो जाएगा,
और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, आपका जो बेनिफिट है ना, शायद ये लॉन्ग रन में आपको नहीं मिल पाएगा और ये एलिमिनेट हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज है बट कल नहीं हो सकता है, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी है ना, आज है और कल भी होगा। ये है कोर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज है, शायद कल नहीं होगा। आज एक एडवांटेज है आपको, आई एग्री, आज आपको ये एडवांटेज है, लेकिन कल अगर किसी ने कॉपी कर लिया ना, कल किसी ने इसका कॉपी कर लिया या कोई सब्स्टिट्यूट निकाल दिया, तो आप मार्केट से बराबर मोबाइल फोन एक ने निकाला कुछ अलग चीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, लेकिन जैसे दूसरे ने निकाला क्या हो जाता है, एक तो उसका डिमांड खत्म या वो बिजनेस से खत्म। कोर कॉम्पिटेंसी सर फिर क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसा चीज, सोचना भी नहीं कभी कॉपी कर सकते हो आप, सोचना भी नहीं कभी इसका सब्स्टिट्यूट आएगा, सोचना भी नहीं कभी ये रिप्लेस हो सकता है, वो होता है कोर कॉम्पिटेंसी। मतलब नो रिप्लेसमेंट, मतलब नो सब्स्टिट्यूट, मतलब नो अल्टरनेटिव। मैंने पहले ना डे वन में आपको एग्जांपल दिया था कोर कॉम्पिटेंसी का। मुझे बताओ ऐसा कौन सा कोर कॉम्पिटेंसी है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब यही है। केबीसी वाला बोला था, अमिताभ बच्चन। द वॉइस, द प्रेजेंस, उसका जो ऑरा है, और केबीसी, जो जिसके घर पे जिसके पेरेंट्स भी देखते रहेंगे ना, ट्रस्ट मी, वो केबीसी है ना, वो क्वेश्चन आंसर देने के लिए कभी नहीं देखते हैं, वो उधर आज अमिताभ बच्चन बैठा है ना इसलिए देखते हैं। और सोनी टीवी को भी मालूम है ये काम है ना सिर्फ यही पर्सन कर सकता है। कोशिश किया था शाहरुख खान को लाने का, फेल हो गया था वो। मुझे बताओ कॉपी कर सकते कि नहीं कर सकते इसका चीज? केबीसी लाने का चीज कॉपी कर सकते नहीं कर सकते? सोचो ना, एक काम करते हो, स्टार प्लस भी बोलेगा मेरे को भी लाना है केबीसी, ला सकता है क्या केबीसी? केबीसी ला सकता है क्या? अच्छा केबीसी तो चालू कर देगा शो, बट शो में मजा आएगा क्या? अच्छा आपको केबीसी से फील नहीं आ रहा है, दूसरा दूसरा सुनना, एग्जांपल देता हूं। कपिल शर्मा देखा है क्या सबने? अच्छा दूसरा वो कृष्णा का कौन सा है, कृष्णा का शो का नाम कृष्णा है, और एक अभी देखो ना दूसरा शो ऐसा है कि मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, कॉमेडी शो है बहुत सारे, वो भारती का भी कॉमेडी शो है। भारती भारती, मैं वही बोल रहा हूं, देखो ना ये डिफरेंस है, यही तो बताना मुझे। मुझे बताओ कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा, इज इट अ कोर कॉम्पिटेंसी? आपको सर कैसा सोचना है, कोर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं? क्या उसका सर कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? उसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? अच्छा उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? अगर ना रिप्लेसमेंट है ना सब्स्टिट्यूट है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब कोई भी इसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। शो बना सकते हैं वैसा दूसरा, लेकिन जो इधर चल रहा है ना वो उधर नहीं चल पाएगा, जो इधर जो चल रहा है ना वो उधर नहीं चल पाएगा। जैसे कि और भी कई सारे कॉमेडी शोज आए, वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना ये होता है। क्या आया क्या समझ में? तो ये क्या है हमारा कोर कॉम्पिटेंसी। मतलब कोर कॉम्पिटेंसी अगर बोल दिया ना आपको एक बार कोर कॉम्पिटेंसी बोल दिया ना, तो आपको बोलना है कि सर इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेबल, आपको बोलना है कि सर इट इज नॉट, आपको बोलना है कि इट इज वेरी 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 कॉस्टली टू इमिटेट कॉपी। एग्जाम्पल आईफोन, आपको क्या लगता है आईफोन को कॉपी मारने को ट्राई नहीं किया रहेगा? तो कितने कंपनी ने ट्राई किया रहेगा? क्या इतना इजी है? बिल्कुल नहीं। अगर इजी होता ना तो इतने सालों से आज तक, इतने सालों से आज तक चलता ही नहीं, इतना टिकता ही नहीं। कौन है वो आईफोन का ओनर? टिम कुक तो अभी है, आईफोन का ओनर कौन है? वो स्टीव जॉब्स। तो मुझे बताओ स्टीव जॉब का बिजनेस उसने टेक ओवर किया किसने? टिम कुक ने। तो मुझे बताओ उसने जैसा चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू किया है आज, आया ना, उसने वैसे ही कंटिन्यू किया है हायर लेवल पे लेके जाके। इसमें ना क्या हो जाता है ना, कोर कॉम्पिटेंसी में ना आगे हम लोग देखने वाले हैं, एक ना डर भी रहता है। जैसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट है ना, वो पर्सन उसका आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे एग्जांपल टाटा, अपन प्रोडक्ट नहीं अपन वो पर्सन देखते हैं। आज अपन भी क्यों बिलीव करें स्टीव जॉब्स अपना टीम कुक है, इसके लिए शायद इतना है। कल अगर वो नहीं रहा तो अपने को डर क्या है मालूम है? शायद ये जो दे रहा है ना रिलायबल प्रोडक्ट,
ये नहीं देगा, रिलायबल प्रोडक्ट ना नहीं देगा। तो यहाँ पर हम लोग डिसएडवांटेज का भी बात करने वाले। अच्छा, अगर अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आज टाटा के प्रोडक्ट्स है, आज मिस्टर रतन टाटा है इसीलिए अपने को इतना सस्ते में शायद दे रहा है। अगर कल वो नहीं रहेंगे, कोई और बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, वो तो लालची रहेगा, तो सीधा प्रोडक्ट का भाव बढ़ाते जाएगा। क्लियर है? तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सो आप लोग लिखने का चालू करो ना। कोर कॉम्पिटेंसी, एक कोर कॉम्पिटेंसी का आइडिया मिल गया क्या क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी का आइडिया मिल गया क्या 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 है आपको? सबसे पहले ना चलो यही लिखाता हूँ। सबसे पहले ना क्राइटेरिया लिख लो ना, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी लिख लो ना। कोर कॉम्पिटेंसी सुन लो ना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं वापस से बोल रहा हूँ। कोर कॉम्पिटेंसी बोला तो दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सुन लो। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट, इसका कोई भी कंपटीशन, ये मैंने शायद लास्ट टाइम ही बताया था। एंटर मारने से पहला बोलो टेक्नोलॉजी, बराबर है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। Apple is a very successful company that operates in a consumer electronic industry. One of their main core competency is innovations. Apple is constantly innovating new technology for consumer electronic from both hardware and software. एंटर मारने से पहला बोलो कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? सस्ता प्रोडक्ट, ये इसका कोर कॉम्पिटेंसी है। टू सेल एट द लोएस्ट प्राइस, द लोएस्ट प्राइस विच दे अचीव बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंस बाइंग द प्रोडक्ट इन बल्क, ये इसका कोर कॉम्पिटेंसी है। अब बोलोगे सर उसमें क्या मैं भी बल्क बाई करता हूँ ना, अरे उसको पूछो कितना करता है वो, तो जाके आप कम्पीट कर सकते हैं, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। वो लोग बाय करते हैं ना, तो समझ में आया इन लोग का कोर कॉम्पिटेंसीज। पॉइंट नंबर 1 लिखो। अच्छा नहीं नहीं, पहले एग्जांपल लिखना है अपने को। क्या आप लोग ने लिखा? क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज। एग्जांपल में लिखो ना, एग्जांपल में लिखो एप्पल टेक्नोलॉजी। सेकंड वॉलमार्ट, हाइफन डाल के लिख दो लोएस्ट प्राइस। थर्ड अमिताभ बच्चन इन केबीसी, अमिताभ इन केबीसी। एंड फोर्थ, मतलब ये एग्जांपल के बेस में ना हम लोग सारा आंसर्स को डिफाइन करेंगे, बस हो जाएगा ना ये। पॉइंट नंबर 1 लिखो वैल्यूएबल। पॉइंट नंबर 1 लिखो वैल्यूएबल। पहला मीनिंग समझो फिर अंदर लिखाता हूं। लोग क्या बोल रहे हैं? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी ये सामने वाला जो कस्टमर्स है ना उसके लिए फायदे का भी होना चाहिए। अगर अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो बट वो कस्टमर के फायदे का ही नहीं है, जैसे कि कपिल शर्मा शो, अगर अगर कस्टमर को, अगर व्यूअर्स को मजा ही नहीं आ रहा है, उसके तो उसका जो कॉम्पिटेंसी है, मतलब टैलेंट, कुछ काम का है क्या अपने लिए? तो मतलब एग्जाम्पल ये है कि वो जो व्यूअर है ना उसके लिए ना वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यूएबल। अब सुनो ना, कपिल शर्मा कॉमेडियन, कॉमेडियन अगर क्रिकेट खेल रहा है तो अपने लिए कुछ फायदे का है क्या? तो इट इज नॉट अ कोर कॉम्पिटेंसी। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर वो तो बहुत बड़ा कॉमेडियन है, उसके जैसा कॉमेडियन कोई है ही नहीं, उसके जैसा कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोर कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं है? देयर इज नो वैल्यू। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है ना तो देयर इज नो वैल्यू। उसका वैल्यू कब है? जब वो कॉमेडी शो करता है तब, जब वो कॉमेडी शो करता है तब। क्लियर है? अमिताभ बच्चन, सुन लो ना, मैं अमिताभ बच्चन को कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अमिताभ बच्चन इन केबीसी इज कोर कॉम्पिटेंसी। वो एक कौन सा बकवास सा पिक्चर आया था जिसमें वो उड़ी मारा था वो,
उड़ी मारा था वो, वॉरियर जैसा बना था ना आमिर खान का, जो एकदम सुपर डुपर फ्लॉप गया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अरे पिक्चर देखोगे तो डर जाओगे, बोलेगा अरे अमिताभ बच्चन एक सुपरमैन है, उसको वॉरियर बनाया, मतलब वो बेचारे को चलने को नहीं आ रहा है। 70, मतलब नो डाउट एन एक्सीलेंट एक्टर, एक्सीलेंट एक्टर, बट क्या बना दिया उसको। उसको बोला कि तुम यहाँ पर जाओ तलवार निकालो, बोलेगा तलवार का वजन, मतलब वो पकड़ने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो थर्मोकोल कुछ दिया रहेगा पकड़ने, मतलब वो मैच ही नहीं हो रहा था उसको। समझ रहे हो? तो ये नहीं बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन इज अ कोर कॉम्पिटेंसी, अमिताभ बच्चन इन केबीसी इज अ कोर कॉम्पिटेंसी। क्लियर है? बट वो पिक्चर के लिए नहीं है वो। तो मतलब अपने को ना कुछ कस्टमर्स को ना वैल्यूएबल होना चाहिए, तो लिखो ना वैल्यूएबल में लिखो, वैल्यूएबल के आगे ब्रैकेट में लिखो ना वैल्यू फॉर कस्टमर्स। उसके अंदर लिखो वैल्यूएबल capabilities are the one that allow the firm to exploit opportunities or eliminate the threat, eliminate the threat in its external market। सेकंड लिखो ना, सेकंड लिखो ना रेयर, रेयर, रेयर का मतलब यूनिक, ब्रैकेट में लिखो। अच्छा ये अगर सबके पास रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? अगर कपिल शर्मा जैसा टैलेंट सबके पास रहा तो हम लोग बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन जैसा आवाज सबके पास रहा तो कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? नहीं। तो ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हो रहा है, तो लिखो ब्रैकेट में यूनिक। कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर capabilities which competitor shouldn't have, which competitors shouldn't have। तो बस एक मिनट दे। हाँ, क्या बोला है? कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर वेरी रेयर कैपेबिलिटी विच कॉम्पिटिटर्स शुडंट पोजेस, मतलब उसके पास नहीं होना चाहिए। कॉस्टली टू इमिटेट, जल्दी 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 लिखा। इमिटेट को अंडरलाइन करके लिख दो ऊपर, कॉपी। अच्छा ये अगर आसान होगा तो ये आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगा, बराबर है? तो लिखो, तो लिखो कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स, सबका फर्स्ट फर्स्ट लाइन ही लिखा के दे रहा हूं, कैपेबिलिटीज फर्स्ट लाइन ही लिखना है आप लोगों को, प्लीज ध्यान दो फटाफट। मीन्स सच कैपेबिलिटी दैट competing firm are unable to develop easily। एग्जाम्पल लिखो एप्पल टेक्नोलॉजी, ये मत लिखो। एग्जाम्पल में लिखो एप्पल टेक्नोलॉजी। डन, एप्पल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लिखो नॉन सब्सटीट्यूटेबल, नॉन सब्सटीट्यूटेबल मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ वॉलमार्ट, एग्जाम्पल लिखो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ वॉलमार्ट, इधर अपना टाटा का लिखा है इधर देखो ना, फर्म ट्राइज टू इमिटेट टाटा का लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, वो लिखा है, हम लोग वॉलमार्ट का लिखते हैं। क्लियर? लोएस्ट कॉस्ट ऑफ वॉलमार्ट, ये आपको बताया भी था, ये उसका कोर कॉम्पिटेंसी है, यस और नो? पहला सेंटेंस लिख लो ना, क्योंकि एक एक सेंटेंस याद रखना है। कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस आर कॉल्ड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज, लिख लो फास्ट। कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस, जल्दी 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 तुम लोगों का ना टाइम खत्म हो जाता है फटाफट ये डन है क्या? अभी अभी अपने को शॉर्ट नोट भी लिखना है इसका। लिखो कोर कॉम्पिटेंसी, तो एक काम करो मॉड्यूल में मार्क कर लो। एक मिनट, हाँ सुन लो, अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट आए ना कोर कॉम्पिटेंसी पे, तो आपको कोई भी एसएम में क्वेश्चन है ना 10 मार्क 12 मार्क नहीं आएगा, 4 मार्क 5 मार्क्स बस। आपको कभी भी 8 मार्क 10 मार्क 12 मार्क नहीं आएगा, तो आपको ना 4 4 5 5 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है। तो आपको जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से आपको कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है, कोई भी 4 से 5 पॉइंट। बट वो 4 से 5 पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि वो सेम सेम बार बार अलग अलग लैंग्वेज में लिखो, तो वही हाँ करके, हाँ कि सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, ऐसा कर करके आप लिखते रहोगे ना तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, डिफिकल्ट टू इमिटेट नॉट इजी टू कॉपी, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट। चलो चलो इधर इधर इधर, कोर कॉम्पिटेंसीज आर, ये एक मिनट कोर कॉम्पिटेंसीज आर नॉलेज, कहना ऐसे, अगर किसी के पास बहुत एक्सेप्शनल नॉलेज है, या आईक्यू आप लोग बोल सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, कपिल शर्मा, आईक्यू मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर बोलना है, आईक्यू नहीं बोलना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बोल दो। वो डायरेक्ट वो हंसने लगा, सर ये तो कपिल शर्मा का शो इधर ही चालू हुआ सेंस ऑफ ह्यूमर। सो कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट होता है, तो क्या बोला, कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी अ नॉलेज, ऑफ कोर्स स्किल्स। आपको मालूम है, जैसे कि अगर एक्टर्स में बोलूं, तो आप लोग को मालूम है पहले के टाइम पे ना, पहले अवार्ड्स वगैरह बहुत चलता था, और पहले ना अवार्ड्स बहुत देखा भी जाता था टीवीज पे, आईफा अवार्ड ये वो, और सब में होस्ट है ना, होस्ट कॉमन था, कौन था मालूम है? क्या? मनीष पांडे? ये मनीष पांडे बोल रही है? अच्छा, एक बार जाके ना यूट्यूब में चेक करना, कपिल शर्मा भी नहीं है, यूट्यूब में चेक करना, या कोई पुराने जमाने वाला होगा ना उनको पूछना, इट वॉज मोस्ट प्रिफर्ड होस्ट एज शाहरुख खान, बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका जो होस्टिंग है ना, आप जाके एक बार ना चेक करो और देखना, उसका जो, ऐसा ना अपने रील्स में भी बहुत आता रहेगा, वो सैफ के साथ, अक्षय के साथ, बहुत सारा है उसका, बहुत सारा, और हमेशा ना होस्टिंग के लिए ना वो बेस्ट था, मतलब उसका जो बात करने का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, कभी भी किसको क्या टाइम पे क्या बोलना चाहिए, वॉज एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो
मतलब तभी एक बार एक इंटरव्यूज हुआ था और एक कॉफी विद कवर ऐसे शोज था, उसमें भी बोला था द बेस्ट बेस्ट होस्ट इज कंसिडर्ड एज शाहरुख खान। तो उसमें ना वो स्किल, एक स्किल, उसके लिए में एक स्किल चाहिए कि लोगों के साथ कैसा बात करना है, इंस्टेंट अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको कैसे रिटर्न में रिप्लाई देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मतलब हर्ट भी ना हो और मजा भी आ जाए। सो स्किल, तो इट इज ऑल्सो अ कोर कॉम्पिटेंसी, नॉलेज स्किल। बट हम लोग स्किल में ना आईफोन में जो बैठे इतना बेचारे लोग, आईफोन के टेक वाले लोग, उनका स्किल का बात कर लेते हैं। क्लियर? आईफोन का स्किल, इट इज ऑल्सो अ कोर कॉम्पिटेंसी एंड फैसिलिटीज नेसेसरी टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस कोर प्रोडक्ट। कोर कॉम्पिटेंसी इजी, एंड ये सब चीजें लिखोगे ना तो अपना आंसर में वेटेज बढ़ेगा। सो इट इज अ नॉलेज स्किल एंड फैसिलिटीज नेसेसरी टू design and produce the core product, design to produce core product. Core competencies are created by superior integration of, इंटीग्रेशन मतलब इनको मिला के, इनको कंसीडर करके, किसको? टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। बराबर है? सेम आईफोन वाला एग्जांपल याद रख सकते हो इसमें भी, बिकॉज उनका जो टेक्नोलॉजी है ना, वाटर रेजिस्टेंट वाले पकड़ लो, वो नेक्स्ट लेवल है। और एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल है, एक्चुअल में मतलब बाकी फोन भी ने ट्राई किया हुआ है, भले वो लोग बोलेंगे वाटर रेजिस्टेंट, वरना उसको बुखार आ जाता है। और मैंने एक्चुअली में हम लोग पिकनिक भी गए थे, मतलब मैंने, मेरा बहुत बार फोन है ना, हम लोग को आदत है स्विमिंग पूल के अंदर लेके जाओ लेके जाओ, तो मैंने मेरा फोन तो इतने बार डाला है ना। एक बार एक कौन सा उसने भी एक लिया था फोन, पिक्सल था या आई डोंट नो, पिक्सल तो अभी उन्होंने बहुत एडवांस कर दिया है। सो उसने अपना फोन जब डाला ना, उसके बाद उसकी सांसें रुक गई, उसके बाद उसने मतलब क्या पता उसने क्या क्या नहीं किया। सो उसके बाद तो चालू ही नहीं हुआ, उसके बाद चालू ही नहीं हुआ, स्पीकर बीकर सब चला गया, सब चला गया, सब खराब हो गया था। मतलब इनका जो टेक्नोलॉजी है ना, ट्रस्ट मी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल आईफोन का, नेक्स्ट लेवल, इसलिए तो इतना कॉस्टली है वो। दे रिप्रेजेंट डिस्टिंक्टिव स्किल एज वेल एज इनटेंजिबल, एज वेल एज इनटेंजिबल इनविजिबल इंटेलेक्चुअल एसेट्स एंड कल्चरल कैपेबिलिटीज। ये भी मार्क कर लो प्लीज। कल्चरल कैपेबिलिटीज रिफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज चेंज, एबिलिटी टू लर्न एंड द टीम वर्किंग। यस और नो? अपना चेंजिंग एनवायरमेंट है तो वो लोग इमीडिएटली अडेप्ट कर लेते हैं। ये बेचारा नोकिया वाले लोग ने चेंज को अडेप्ट ही नहीं किया, इसलिए आज पीछे हो गए वो। Organization should be viewed as a bundle of few core competencies, each supported by several individual skills. Core competency based diversification reduces risk and investment. Yes, of course, core competency reduces the risk and investments and increases the opportunities for transferring learning and best practice across the business unit. अरे अगर किसी के पास कोर कॉम्पिटेंसी है तो उसका चलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, और आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाला है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाला है। कोर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज आर ऑल्सो कॉर्पोरेट एसेट। जैसे कि आईफोन के लिए बात कर लेते हैं, उसका टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा उसका एसेट है। करता हूँ मैं, सी यू। Core competencies are also corporate assets, and assets they facilitate corporate access to variety of markets and business. For competitive advantage, a core technological competence should be difficult for competitors to copy. इतना भी आप लिखोगे ना आपका काम हो जाएगा। ये क्लियर है? प्लीज मार्क कर लेना, प्लीज मार्क कर लेना। तो एटलीस्ट आप लोगों को ना एक एक पॉइंटर्स का ना आप लोग नोटबुक में ना लिख लेना चाहिए ना, ऐसा मतलब आप लोग ईशान परफेक्शंस में जाओ, आप लोग के पास टाइम बहुत है, वरुण डिटेल में जाओ, आप लोग एटलीस्ट इसमें 2-3 पॉइंट भी याद रखोगे ना, बस आप लोगों को क्या है, ऊपर का भी सब याद कर लेना चाहिए। ये ऊपर का भी है ना, जितना भी हो सकता है ना याद कर लो।
जब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मीनिंग कंसेप्ट समझ गया ना, कंसेप्ट वही है, इसके आगे और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है इसका कोर कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मेन 3 कंडीशंस। ये देखो ना, ये क्या बोल रहा है, एक मिनट इधर ध्यान दे दो। कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मेन 3 कंडीशंस। कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है? कस्टमर्स वैल्यू। तीसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू द अदर मार्केट। सो उसके बारे में उन्होंने ना एक्सप्लेन किया है नीचे, आप लोग देखते जाना। कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट। हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या बोला? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ, इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा, तभी तो हम लोग बोले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ, तुरंत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तभी तो हम बोल रहे हैं कि आपके पास एडवांटेज है। बट आपका ये एडवांटेज जा सकता है, ये आपका एडवांटेज जा सकता है, तो लिखो ना प्लीज, हेडिंग लिखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पेज नंबर 3.24। लिखा? हेडिंग लिख दो, sustainability of competitive advantage depends on following 4 characteristics. The sustainability of competitive advantage depends on 4 factors. Point number 1, durability. सुनो ना, सुनो ना, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब, अगर टीम कुक जितने टाइम तक टिका इधर, तब तक शायद चलेगा, एक बार चला गया तो रिस्क आ गया, तो शायद आपका वो बिजनेस जितना चल रहा था उतना नहीं चलेगा। अच्छा सुन लो दूसरा एग्जाम्पल। देखो, हर बिजनेस को चलाने के लिए ना एक से दो मेन पर्सन होता है, मेन, कल में एक से दो ना मेन पर्सन होता है, इसलिए तो बोलते हैं सीईओ, सीएफओ जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुंदर पिचाई मालूम रहेगा कौन है वो? अब किसी और ने उसको अगर ले लिया तो, एग्जाम्पल, ही इज गेटिंग 600 करोड़ एज अ सैलरी, किसी ने बोला कि आई विल पे यू 1000 करोड़ और वो चला गया, बोलोगे सर इतना ज्यादा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, इसलिए उसको इन आउट मालूम है गूगल का। यस और नो? तो बेसिकली आप, आपके पास कोई एडवांटेज है, और जिस रीजन से एडवांटेज है, अगर वो रीजन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा ना आपके पास, तो एडवांटेज गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आपका एडवांटेज कब तक जिंदा रह सकता है? जब तक जिसके वजह से एडवांटेज है वो जितने टाइम तक जिंदा ना, उतने टाइम तक आपका एडवांटेज जिंदा। तो इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेबिलिटी। इधर एग्जांपल दिया है सीईओ, एक कंपनी को चलाने के लिए मेन सीईओ है, मार्केट में वही तो चलता है, मार्केट में वही तो चलता है। अभी मतलब जब मैं ऑडिट कर रहा था तभी क्या हुआ था, का नाम भूल गया मैं, ही इज अ सिंधी पर्सन, केपीएमजी का, सैलरी, ऑफ कोर्स सैलरी उसने नहीं बताया था, पर उसने ये बताया था कि उसको डेलॉइट से ऑफर आया था,
डेलॉइट से ऑफर आया था, तो अराउंड अराउंड कुछ 4-5 करोड़ का पैकेज था उसका। तो डेलॉइट से ऑफर आया था, डेलॉइट से। और कैसा था कि ना, वो जो पर्सन था ना, वो केपीएमजी का ना मेन था। मेन ऑफकोर्स बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं, बट वो मेन था। उनको पास है ना मेन मेन क्लाइंट्स हैं उनके साथ संभालने के लिए, बड़ा 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 मेन मेन क्लाइंट्स था, तो उसका बहुत, और जीएसटी में उसका हाथ ना बहुत अच्छा है। डेलॉइट ने ना वो पर्सन को ही ले लिया। तो ऐसा है कि वो सेगमेंट को हिला डाला। वो जो उनका एडवांटेज था ना, जैसे कि आपको बताऊं ना, ड्यू डिलीजेंस करके, मालूम है क्या कंसेप्ट ड्यू डिलीजेंस? ड्यू डिलीजेंस मतलब इट इज एन एडवांस लेवल ऑफ ऑडिट। एडवांस लेवल ऑफ ऑडिट। तो ये सब जो काम होता है ना, कोई भी ना छोटे छोटे फॉर्म से नहीं करवाता है। ये सब हमेशा ड्यू डिलीजेंस कौन कराता है? जब भी कोई बिजनेस को खरीदना होता है ना, तो ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं। अब कितने सारे फॉर्म्स हैं अपने इधर, तो कभी भी कोई कंपनी अगर खरीदता है ना, वो ड्यू डिलीजेंस का काम है ना, बिग फोर से ही कराता है। बिग फोर मतलब इट्स टॉप 4 सीए फॉर्म्स, टॉप 4 बिग फोर से ही करवाता है वो। अब बिग फोर में जो ड्यू डिलीजेंस का काम करता है ना, वो रानी करती है। मेन काम रानी करती है। और रानी केपीएमजी में बैठी है। अब डेलोइट क्या करेगा मालूम है? वो बोलेगा आपका सैलरी 4 करोड़ है ना, वी विल पे यू 8 करोड़, मेरी कंपनी में आ जाओ। ये बताओ, ड्यू डिलीजेंस का खत्म, इधर से एसेंस खत्म हो गया। ड्यू डिलीजेंस का एसेंस खत्म हो गया जैसे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेन इट डिपेंड्स ऑन योर ड्यूरेबिलिटी। तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, ये किससे मिलेगा? मेन ड्यूरेबिलिटी से मिलेगा। तो लिखो ना इधर ड्यूरेबिलिटी के अंदर में लिखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन the rate at which firms resource and capabilities deteriorate. Firms resource and capabilities deteriorate. एग्जाम्पल लिखो। मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल जो हमारे कंपनी में एक्चुअली में बहुत तकलीफ हो गया था। फिला ब्रांड, हम लोगों कंपनी में फिला ब्रांड का सीईओ था मिस्टर राजीव बजाज। राजीव बजाज को बोलते कि निकाला भी है, या फिर वो चला गया। उसको सैलरी 1.25 ऐसा कुछ उसके आसपास था, 1.25 1.3 के आसपास उसको सैलरी था। ही देन जॉइंड रेमंड्स कंपनी। अब वो जो सीईओ था ना, सीईओ मतलब मैंने तो उनके अंडर में काम किया है, तो उनका जो जो पोजीशन है ना मार्केट में, मतलब ऑर्डर लाने का, अगर वो किसी को भी फोन करेंगे, उनका इतना पहचान था ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट। नॉर्थ मतलब सब पंजाब साइड, साउथ मतलब केरला साइड, वेस्ट मतलब अपना महाराष्ट्र साइड, ईस्ट में तो ऐसे ही कोई कस्टमर्स होते नहीं है। ईस्ट जोन सबसे बेकार है, ईस्ट जोन में कोई सेल होता नहीं है कभी भी, किसी कोई भी बिजनेस का। इनका इतना 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 ज्यादा पहचान था ना, मतलब ऐसा बोलते थे कि यार इनके नाम की वजह से ना आधे लोग तो माल खरीदते हैं। मतलब बोला ना यार, राजीव बजाज है इधर, राजीव बजाज देखने के लिए, तो वो काम कर देंगे। तो हम लोग, मैंने उनका ना कलेक्शन रिपोर्ट बना था, सेल रिपोर्ट, कलेक्शन रिपोर्ट, कि आपने इतना सेल हुआ, इतना कलेक्शन हुआ। ऑफ कोर्स ही वाज द सीईओ, उनके अंडर में लोग थे। तो उनके अंडर में लोग थे ना, जैसे कि अगर इसके अंडर में स्वास्तिका, स्वास्तिका बोलेगी सर अपना ना ये धंधा स्लो हो रहा है, ये सब 5-6 कस्टमर्स हैं, तो वो खुद जाके ना विजिट करते थे, बोलते थे कि हम ये सर्विस देंगे, ये देंगे। वो टर्न अराउंड कर ही देते थे बिजनेस का। तभी मैं आपको एग्जांपल दूं ना, 120-130 करोड़ का सेल था नॉर्थ साइड में, फ्रॉम 2 से 3 स्टेट, जैसे कि एक था दिल्ली, एक था चंडीगढ़, दिल्ली था, चंडीगढ़, और एक कोई तो था, 3 जगह का ना 120 करोड़ का टर्नओवर था हम लोगों का। और ये उसके आसपास ही चलता था। रेमंड्स कंपनी ने खरीद लिया उनको। जब मैं एग्जिट कर रहा था ना, तो मैं बस वही एक बार ना सेल रिपोर्ट देख रहा था। वो सेल रिपोर्ट में ना, यू वोंट बिलीव,
30 lakhs, 40 lakhs, 70 lakhs का टर्नओवर था. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट. वन रीजन वॉज कि फिला ऑफलाइन से ना थक चुका था. बोलता था कि यार ऑफलाइन में ना कोई बिजनेस है ही नहीं, थर्ड क्लास ऑफलाइन लोग. और लोग ने ना अपना मेन शिफ्ट कर दिया था टुवर्ड्स ऑनलाइन, मतलब मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया था. बट मुझे क्या बोला ना, वो पर्सन का भी वर्थ था, तभी भी तो था ये सब चीज चल रहा था. बट उन्होंने ना एक मेंटेन किया था ये सब बिजनेस को. इसलिए मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने क्या किया, रेमंड कंपनी ने उनको खरीद लिया. एंड हर्ड दैट उनके आने के बाद है ना, उनके और भी कई रिटेल आउटलेट्स चालू है के आने के बाद. तो ये सेगमेंट है ना हम लोगों का, ऑफलाइन वाला सेगमेंट सीधा गिर गया. ऑफलाइन का जो सेगमेंट था ना सीधा गिर गया. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप था ना वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट. फैक्ट. एक एग्जांपल लिखो ना. हायरिंग ऑफ CEO from a well established brand. क्लियर. तो आपका कोर कॉम्पिटेंसी डिपेंड होता है ड्यूरेबिलिटी पे. जितना टाइम तक ड्यूरेबल चलेगा उतना आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा. लेकिन अगर आप में कोर कॉम्पिटेंसी है ना तो ये हमेशा रहेगा. सेकेंड पॉइंट लिखो ना, ट्रांसफरेबिलिटी. ट्रांसफरेबिलिटी में क्या बोला, जरा बताओ मुझे क्या बोला. इधर देखो, ट्रांसफरेबिलिटी में आपके पास ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है. मतलब आपके पास किसी चीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. आपके पास किसी चीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. और ये एडवांटेज ना एक से दूसरे में भी ना ट्रांसफर हो सकता है. हम लोग दूसरे को भी एडवांटेज दे सकते हैं, ये बेनिफिट मिल सकता है. आप एक टेक्नोलॉजी से बना रहे हो, दूसरा भी कर सकता है. अगर ये दूसरा ने चालू कर दिया ना तो आपका ना, तो आपका भी ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. उसमें लिखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज will be eroded by rivals in long run. If it is easier to transfer resource and capabilities between, if it is easier to transfer resource and capabilities between companies. नेक्स्ट लिखो ना, इमिटेबिलिटी. समझाने का जरूरत है कि समझ गया. अगर आप जो चीज कर रहे हो आपको आज एडवांटेज है बट इट्स इजी टू कॉपी, तो क्या लगता है आपके पास लंबे समय तक के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा क्या? तो कैन आई सिंपली से दैट अगर इजी टू कॉपी तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लेस रहेगा. अगर इट्स डिफिकल्ट टू कॉपी तो उतने ज्यादा टाइम तक आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा. लिखो, फर्स्ट लाइन ही लिखो ना, फर्स्ट पूरा सेंटेंस लिखो ना. इफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेस्ड बाय अ वुड बी इमिटेटर, मतलब जो कॉपी करते वो लोग, देन दे मस्ट बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. लास्ट लिखो, फास्ट 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 फास्ट, फटाफट, एकदम फटाफट.
लास्ट लिख लो एप्रोप्रिएबिलिटी। इसमें आप लोग ना ये वाला पॉइंट लिखो ना प्लीज। इवन वेयर resource and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receives the returns on this resources। ये लिखो फटाफट। जरा पढ़ के बताओ ना क्या लग रहा है ये एप्रोप्रिएबिलिटी क्या बोल रहा है ये। हाँ वरुण क्या लग रहा है क्या बोल रहा है ये, जरा रीड करके बताओ। हाँ अमन। मित्र हाँ बोलो। मुझे बताओ देखो जैसे सुन लो सब लोग। अच्छा अपने को ना आंसर से कोरिलेट करना है हमेशा। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है अपना। सस्टेनेबिलिटी मतलब आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब बना रहेगा, हिंदी में बोला जाए तो सबसे पहला ड्यूरेबिलिटी। जिस वजह से आपको एडवांटेज मिल रहा है ना, वो जितने टाइम तक है ना तब तक आपका एडवांटेज बना रहेगा। अगर वो किसी को ट्रांसफर हो सकता है तो एडवांटेज गया, या आपका वो कॉपी हो सकता है तो भी आपका एडवांटेज गया। लास्ट वाला क्या पॉइंट क्या बोला है अप्रोप्रिएबिलिटी में आपको, वापस है सस्टेनेबल। हाउ सस्टेनेबल इज इट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैसे डिपेंड है ये सस्टेनेबिलिटी पे। क्या बोला है बोलो बोलो बोलो। तो क्या मालूम है फिर तुम लोगों ने समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारते बैठोगे। बोलो। सो बोलो वरुण करेक्ट बोला था आपने। तो आपने एक बार आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल गया है, तो अपने जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स रिसोर्स मतलब कौन कौन आ गए उसमें, जो भी आपका ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स है, पैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको ना अप्रोप्रिएटली ना वो वहीं पर यूज करना है। अगर आपने कहीं और यूज कर लिया ना, आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी अभी एप्पल ने क्रिएट किया एक, तो आपको लंबे समय तक अगर बने रहना है ना तो आपको ना वहीं पर अपना आदमी लोगों को लगाना चाहिए, विच इज मोर अप्रोप्रिएट। अगर आपने कहीं और पर यूज कर लिया ना उसको, तो आपका ये जो एडवांटेज है ना ये चला जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट। एक मिनट हाँ। अच्छा मार्क करो ना, इसमें मार्क करो प्लीज। एक मिनट, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म था, DTIA, डाइट, डाइट डाइट। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो प्लीज डाइट करो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए डाइट करो, डाइट। ड्यूरेबिलिटी
हाँ, सो प्लीज इधर देख लो एक बार फटाफट। Durability, the period over which competitive advantage is sustained, depends on the rate at which the firm depends on rate at which the firm's resource and the capabilities deteriorate. Firm's resource and capabilities deteriorate. In industries where the rate of product innovations is fast, product patents are quite likely to become obsolete. Similarly, capabilities which are the result of management's expertise of the CEO are also vulnerable. मतलब रिस्क है ना, टू हीज और हर रिटायरमेंट और डिपार्चर। मतलब रिटायरमेंट हुआ अगर उसका, देन गेम खत्म। ऑन द अदर हैंड मेनी कंज्यूमर ब्रांड, अभी इसको इसको ये ना रिटायरमेंट वाला, इससे मेरे को याद है एक रियल स्टोरी। देखो उनको गूगल में है कि तो दिखाता हूँ मैं लाइव। इज देयर ना, मैंने बहुत बार पहले भी बोला था, मतलब फिला का जो ब्रांड है ना क्रेवटेक्स नाम से था। आपको दिख रहा है एक राजीव वालिया करके लिखा हुआ है। क्या एक रियल स्टोरी है, क्या है ना, पर्सन है डायरेक्टर ऑफ जॉनसन हेल्थ टेक। जॉनसन हेल्थ टेक भी हमारा ही कंपनी था। सो इनका ना काफ़ी एज हो चुका था। मुझे तो जॉब छोड़े हो गए फिर भी अराउंड 10, मोर देन 10 ईयर्स तो हो ही गए। एंड जॉब करके 7 ईयर्स एग्जैक्ट मैंने किया था। तो मैंने जो जॉब किया था उसके दूसरे तीसरे साल में सुना था कि मिस्टर राजीव वालिया उन्होंने ना ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया था ऑफ जिम इक्विपमेंट। मैट्रिक्स ब्रांड सुना है क्या? मैट्रिक्स जिम में होता है यूज, मैट्रिक्स। तो इंडिया में ना उन्होंने लाया था। मतलब जो भी जिम्स को सप्लायर थे ना, वी वर द ऑथोराइज्ड पर्सन। और ये बिजनेस ने उन्होंने लाया था। इनका भी जो पहचान, जो मतलब मार्केट में वर्ट है ना, एक्सीलेंट। मतलब बिल्डर्स लोगों से पहचान बोलो। इनफैक्ट अंबानी के भी घर पे इन्होंने सप्लाई किया, मतलब यहाँ तक पहचान है। अंबानी के भी जो एंटीला में जो उनको जिम का इक्विपमेंट लगता है ना, इनका उतना पहचान है कि वहाँ भी सप्लाई करते हैं। आप सोचो अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई इसको देगा क्या ऑर्डर ये सब चीज़ों का। तो ऐसे जो बड़े बड़े इतना पहचान ना, वो तब से ना रिटायर होने का बात कर रहे हैं, बट कंपनी ने इनको रिटायर होने नहीं देता है। क्योंकि कंपनी को एक मालूम है, ये रिटायर हो गया ना तो अपना बिजनेस ही चला जाएगा। एंड डोंट बिलीव, तो क्या बोला मालूम है आपको? लगता है ना हफ्ते में एक दो दिन ही आओ, हफ्ते में ना एक दो दिन ही आओ, महीने का 5 लाख रुपीज, हफ्ते में एक दिन या दो दिन आने का बस फॉर्मेलिटी के लिए आप हो। अगर कुछ हम लोगों को चाहिए तो आप फोन पे बात करो, घर से बात करो, चलेगा। अब घर से बात करो, आपको जैसा लगता है ना वैसा करो। और मेरा अभी भी बहुत रिसेंटली बात हुआ, इसलिए मेरे को याद आया ये। तो हम लोग ऐसे ही पूछा, अरे वालिया सर है क्या अभी भी? बोलते अरे हाँ अभी भी वालिया सर टिके। एम्प्लॉय आए गए, कंपनी इधर का उधर शिफ्ट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीमर्ज हुआ, हमारा डीमर्जर हुआ था, क्रायोटिक्स के अंदर ही ये था, तो डीमर्ज कर दिया। तो बोला हम लोग ने जॉनसन हेल्टेक को एक अलग कर दिया, अलग से कंपनी बना दिया, और उसका इनको डायरेक्टर बना दिया। तो हम लोग ने बोला था कि ये अभी भी टिके है क्या? वो बोल रहे अरे उनको जाना है बट कंपनी ने जाने ही नहीं देता है। क्योंकि ना ये आइडेंटिटी बन चुका है इसका। तो अगर ये चले गए ना, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अंबानी कभी ऑर्डर नहीं देगा फिर से। तो जैसे अंबानी एक है, वैसे कई है, बहुत सारे। इतने सारे बिल्डर्स का पहचान है ना, लोधा बिल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो सबको क्या बोलते हैं, नया कंस्ट्रक्शन जब भी होता है ना बिल्डिंग का, तो क्या जिम बनाते हैं ना वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, क्लब हाउस। इतने भी क्लब हाउस है ना, सब में मैट्रिक्स का ब्रांड जाता है। मैट्रिक्स ब्रांड का ट्रेडमिल जाता है, डंबल्स जाते हैं, बहुत सारा चीज़ है।
तो सीधा ऑर्डर मिलता है 4-5 करोड़ का। और इतना, और सिर्फ जो ऑर्डर मिल रहा है ना, वो इनके पहचान से मिल रहा है। ये है इसलिए। तो उनको मालूम है कि अपना आधा से ज्यादा टर्नओवर तो ये पर्सन के ऊपर है। तो इसके लिए अगर इनके पीछे भी अगर अपना 4-5 करोड़ गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही उनको रिटायर होने नहीं दे रहे, रिटायरमेंट वर्ड से याद आया। मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उन्होंने ग्रेचुइटी वगैरह ले लिया है, ग्रेचुइटी वगैरह ले लिया है। उनको अभी क्या बोला मालूम है? आप प्रोफेशनल फीस देंगे हम आपको। आपको हर महीने का 5 लाख, आपको 2-3 दिन आना है, या फिर कंपनी को जब जरूरत पड़ेगा ना तब आना है। बट आप है ना फोन पे बात करते रहो सबके साथ घर पे, हाय हेलो करो, बोलो मैं इस कंपनी में हूँ, कैसा चल रहा है। बिकॉज वो जब डेडिकेटेडली काम करते हैं ना, तो सबको फोन में बात करते हैं। तो वो ना एक रैपो मेंटेन करना पड़ता है सबके साथ। अगर रिटायर हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? लुंगी पहनेगा, घर पे बैठेगा, टीवी देखेगा, बात ही नहीं करेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे एक सर थे, वो रिटायर हो गया ना, तो वो बोलते कि कंपनी का संबंध ही नहीं है। इसलिए एक बार उनको फोन करके बोला था कि सर आप जानते हो ना, मिंत्रा में एक पर्सन था दीपक, तो इशू हुआ था और उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो उनको बोला कि सर आप जानते हो ना, आप उनसे बात करोगे क्या? बोलता है अरे मेरा कंपनी से अभी कोई लेना देना नहीं है रे, तुम ही बात करो। कोई भी सब कोई ध्यान ही नहीं देता है ये चीज पे। तो इसलिए उनको बोला कि आप रिटायरमेंट मत लेना। तो वही यहाँ पर भी बात हुआ है कि सीईओ का रिटायरमेंट पे, अगर सीईओ रिटायर हुआ ना, देन गॉन। ऑन द अदर हैंड, मेनी कस्टमर ब्रांड नेम्स हैव अ हाईली ड्यूरेबल अपील। मेनी कंज्यूमर ब्रांड्स हैव अ हाईली ड्यूरेबल अपील। एग्जाम्पल टाटा ब्रांड, लिखो उधर। टाटा ब्रांड से मिस्टर रतन टाटा अपील होते हैं, हाँ या ना? कोई भी टाटा ब्रांड बोलो, यस और नो? Transferability, even if the resource and the capabilities on which competitive advantage is based are durable, even though बोलते हैं कि वो ड्यूरेबल है, बहुत लंबे टाइम के लिए है, मालूम है बहुत ड्यूरेबल है, बहुत ड्यूरेबल है, it is likely to be eroded by the competition from ट्रांसफर हो सकता है तो the ability of rivals to attack position of the competitor, एक मिनट, the ability of the rivals to attack position of the competitive advantage relies on their gaining access to the necessary resource and the capabilities. The easier it is to transfer resource and capabilities between the company, the less sustainability will be the competitive advantage. इसको अंडरलाइन कर लेना प्लीज। The easier it is to transfer resource and the capabilities between companies, less sustainable। अगर ये ट्रांसफर हो सकता है, मतलब उन्होंने बोला कि even though it is durable, even if it is durable, even if it is durable, बट ये वापस से ट्रांसफर अगर हो सकता है ना, तो भी आपका तो भी आपका सस्टेनेबिलिटी में डाउट हो जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इमिटेबिलिटी, इफ द रिसोर्स एंड द कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेस्ड, बराबर है, देन दे मस्ट बिल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा अगर लोग नहीं कॉपी कर सकते तो। हाउ इजी एंड क्विक कैन द कॉम्पिटिटर बिल्ड द रिसोर्स एंड द कैपेबिलिटीज? सर ना एग्जाम्पल लिखो ना, हाउ इजी एंड क्विक कैन द कॉम्पिटिटर्स बिल्ड, एग्जाम्पल लिखो। बुर्ज खलीफा। इज बुर्ज खलीफा अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? लॉजिकली ना ये कोर कॉम्पिटेंसी में ही कंसीडर होता है। क्यों? नॉट इजी टू कॉपी, नो सब्सटीट्यूट, नो सब्सटीट्यूट है क्या? अगर होता तो कब का बन जाता। अभी मैं टाइम बचा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा नहीं हूँ, जाके ना चेक करना। कॉस्ट, जो बनने का कॉस्ट है वो बुर्ज खलीफा नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है बुर्ज खलीफा बनने का कॉस्ट। आप दुबई गए थे ना मैडम, बुर्ज खलीफा तो गया ही रहेगा 100%। उधर आपको कुछ उसके बारे में स्टोरी बताया है? ये बुर्ज खलीफा, खलीफा कहाँ से आया वो जरा बता दो। खलीफा नहीं बताया आपको कहाँ से आया नाम? ठीक है। खलीफा वॉज नेवर द नेम फॉर दैट बिल्डिंग, खलीफा तो बाद में नाम रखा है। खलीफा ना यूएई का जो, हाँ जो वो है ना, उसने, उनके पास ना फंडिंग नहीं था, इतना पैसा लग रहा था उधर, उन्होंने बोला मैं देता हूँ पैसा।
लेकिन पैसा मैं दूंगा ना। तो बुर्ज कुछ तो नाम था, बोला वो हटाओ और खलीफा डालो उधर, तो उसके वजह से वो नाम आया बुर्ज खलीफा। तो उसका स्टोरी है उसके पीछे का, बुर्ज खलीफा नाम के पीछे का खलीफा ये ऐड हुआ है कि वो पर्सन ने ना फंडिंग किया किंग ने उधर का। ठीक है, एनीवेज। तो क्या बोला, हाउ क्विक एंड इजी कैन द कॉम्पिटिटर बिल्ड, अगर बिल्ड हो सकता है फटाफट हो गया। लेकिन बुर्ज खलीफा मैंने इसलिए लिखा है, याद रखना ये कोर कॉम्पिटेंसी है जो इजिली बिल्ड नहीं हो सकता है, जो इजिली बिल्ड नहीं हो सकता है। सीसी मतलब कोर कॉम्पिटेंसी, कार्बन कॉपी नहीं है। Appropriability refers to the ability of the firm's owners to appropriate the returns on its resource base, even when the resources and the capabilities are capable of offering sustainable advantage. There is an issue as to who receives the returns on this resource. Okay, blah 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 blah. Hey, what? 6:30 पकड़ के एक स्कैनर दो ना। स्कैनर नहीं लेना है क्या? क्या हो गया, उसको क्या बता रहे हो आप? ये देखो ना, स्कैनर में मैं जस्ट देख रहा हूँ, अगर मैं स्कैनर वाइज जाऊँ ना, तो मैं उल्टा अगर जा रहा हूँ तो सबसे पहले ना बेस्ट कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर में है, एक क्वेश्चन है। उसके बाद माइकल पोर्टर्स का स्ट्रेटेजी वाला है। सब मैक्सिमम क्वेश्चंस ना उसी पे है। कौन सा वाला? कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन उसी पे पूरा है। उसी पे है मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से 13 क्वेश्चन तो उसी पे है, आउट ऑफ 30। 50% क्वेश्चन ना उसी कंसेप्ट पे है। 50% क्वेश्चन ना उसी कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बराबर है ना? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये बात किया है। इंटरनल एक्सटर्नल स्वॉट एनालिसिस पे एक ही क्वेश्चन है जो कभी आया नहीं है और ना आएगा। कोर कॉम्पिटेंसीज पे भी 2 क्वेश्चन है। एक मिनट। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, अच्छा सुन लो, इसमें भी ना मैं हार्डली कुछ बचा है। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, कीप सेटिस्फाइड की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी, कीप इन्फॉर्म्ड। ये वाला पढ़ा है कि नहीं कभी पहले? हाँ वरुण, ने किया है कि नहीं ये वाला पहले कभी? तो चला ही गया। चलो कल करते हैं, कल करते हैं।